Name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, we will see what is temperature and the factors determining the distribution of temperature over the Earth surface. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. So first, let us see what is temperature, right? So जो टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, राइट? जो सन है, वी ऑल नो दैट इज़ अ मेजर सोर्स फॉर द टेम्परेचर, फॉर द इंसुलेशन. Atmosphere receive less energy from sun, but most of its energy from long wave terrestrial radiation. जो एटमॉस्फेयर है वो जो अपनी एनर्जी है वो उतना सूरज से नहीं रिसीव करता है जितना कि लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, आज से जाने वाली जो रेडिएशन है जो बैक एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट होती है, उनसे वो एनर्जी और टेम्परेचर गेन करता है, राइट? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज accomplished थ्रू डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एंड थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब इसमें क्या है, जो एटमॉस्फेयर हमारा हीट होता है, गर्मी होती है, कभी कूल होता है, राइट? ये डायरेक्ट आपके सोलर रेडिएशन के साथ तो कनेक्टेड है ही, बट इनके साथ कुछ प्रोसेसेस हैं, राइट? जैसे आपकी कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया. ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है, ऊष्मा है, वो ऊर्जा का एक रूप है, राइट? While temperature denote the intensity of hotness or coldness of any substance. हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, जबकि जो आपका टेम्परेचर है वो एक एक वो क्या करता है, कितना कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना हॉट है, वो बताता है, राइट? और इन अदर वर्ड्स, हीट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन एनी सब्सटेंस. हीट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है. वाइल जो टेम्परेचर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? देन वी हैव हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस एंड ग्राउंड सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट माने जो कि थर्मामीटर से मेजर की जाए एंड इज टेम्पोरली स्टोर्ड. जो हीट एनर्जी जो अर्थ सरफेस स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, जो कि सन से आती है, राइट? उसी की बात हो रही है. दिस एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द ग्राउंड. अब जो एनर्जी अर्थ ने स्टोर किया है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगी एटमॉस्फेयर को लॉन्ग वेव की फॉर्म में. जब इंसोलेशन सोलर एनर्जी जब सन से आती है ग्राउंड की तरफ, वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है. जब ग्राउंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है बैक एटमॉस्फेयर को, तो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होती है. और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राउंड रेडिएशन, राइट? Then the part of this ground radiation after being absorbed by atmosphere is again radiated back to the earth surface. अब क्या होता है, जो लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट हुई थी बैक ग्राउंड सरफेस से, उसका जो कुछ पोर्शन है वो दोबारा जो है अर्थ में वापस आता है, राइट? उसको क्या कहते हैं, काउंटर रेडिएशन. सिंपल भाषा में दैट इज नोन एज काउंटर रेडिएशन, राइट? देन वी हैव जो हीट एनर्जी है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय डायरेक्ट सोल्यूशन इंसुलेशन, राइट? सो इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फीयर, राइट? सो जो हीट एनर्जी है वो जो है आउटर जो सरफेस होता है सन का, वहाँ से फोटोस्फीयर से जो है वो अर्थ सरफेस में आती है in the form of short wave, right? Not long wave. Atmosphere absorb 40% of incoming short wave solar radiation through ozone and water vapor. 40% तो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर देता है. 7% जो एनर्जीज है वो फ्लो होती है आपके लोअर एटमॉस्फेयर में, जो कि 2 किलोमीटर की हाइट पे. इट इज़ अपेरेंट दैट अमाउंट ऑफ जो अमाउंट है, जो 7% जो एनर्जी जो अर्थ सरफेस में पहुंचती है, दैट इज़ वेरी लो, राइट?
एंड ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आगे देखेंगे हम जो कंडक्शन है, जो प्रोसेस है वो क्या है, राइट। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूल ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल्स, मैटर के मॉलिक्यूल से जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, राइट, उसको कहते हैं हम कंडक्शन। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम टू प्रोसेस, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, या तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ होगी, यानी कि आपके लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यानी कि अगर आपका राइट हैंड गर्म है, अगर और आपका लेफ़्ट हैंड जो है ठंडा है, तो अगर आप इनको आपस में जॉइन करोगे तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। बॉडी तो आपकी एक ही है, लेकिन वन पार्ट टू अनदर पार्ट हो रही है, राइट। दूसरा क्या है, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर टचिंग बॉडी। अब क्या कर रहे हो, आपके हाथ ठंडे हैं, बट आपने जो मानो आपकी जो कोई फ्रेंड है, आप उनके साथ हेलो कर रहे हो और उनका जो हैंड है वो गर्म है, तो क्या होगा, वहाँ से जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ से जो हीट है वो आपके हाथ जब उनके हाथ से टच करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, राइट। सो देन वी हैव द कंडक्शन। इस तरह से होता है, या तो आपकी बॉडी से आपकी बॉडी को होगा, या फिर आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी। जैसे आप गिलास का एग्जांपल ले सकते हो, पानी का, एक गर्म गिलास है, एक ठंडा गिलास है, टच करोगे उन दोनों को तो हीट ट्रांसफ़र होगा, राइट, सिंपल। Then we have conduction is effective when is difference in the temperature of different part of the single body. Conduction तभी इफेक्टिव होता है जब बॉडी की टेम्परेचर में, राइट, जो पार्ट ऑफ बॉडी है उनकी टेम्परेचर में डिफरेंस हो। अगर वो इक्वल होंगे, सेम टेम्परेचर होगा, तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो फिर हीट क्यों ट्रांसफ़र होगी जब वहाँ पे स्टेबिलिटी है, राइट। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कूलर बॉडी थ्रू मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। देन वी हैव द रेडिएशंस, राइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट द एड ऑफ मटीरियल मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, चाहे आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, कोई भी मीडियम नहीं है। विदाउट एड ऑफ मीडियम, विदाउट टचिंग, राइट, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट, दैट इज़ योर रेडिएशन। नाउ कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। इसमें जो एनर्जी है, राइट, वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, जो मास होता है, एक मास ऑफ सब्सटेंस, वो मूव करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ, राइट। जैसे जो हवा है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एयर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वार्मर और सरफेस ऑल्सो गेट हीटेड अप एंड एक्सपैंड इन वॉल्यूम। जो हवा है, ठंडी हवा, कई बार जो ग्राउंड सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कांटेक्ट में आने की, सरफेस के कांटेक्ट में जब आएगी तो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से वो लाइटर हो जाएगी। दैट राइज अप, एक्सपेंड इट्स वॉल्यूम एंड सेट अप द वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एयर, राइट। सो ये आपका कन्वेक्शन है। देन वी हैव मीन टेम्परेचर। ये कुछ फंडामेंटल्स है टेम्परेचर के जो हमें जानना इम्पोर्टेंट है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू टेम्परेचर। जो फैक्टर्स हैं वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट, वो भी अभी स्लाइड में आएगा। ऑल टाइप ऑफ एवरेज टेम्परेचर, जितने भी एवरेज टेम्परेचर होते हैं, फॉर एग्जांपल मंथली एवरेज टेम्परेचर है, सीजनल है, एनुअल है, दैट डिपेंड्स अपॉन डेली टेम्परेचर पे एंड देयर एवरेजेस पे डिपेंड करता है। सो हीट सरफेस रिसीव मैक्सिमम एनर्जी एट 12 नून। हमें पता है जो मैक्सिमम एनर्जी जो रिसीव करता है अर्थ सरफेस वो 12 बजे होता है, बट 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो वो सोलर एनर्जी है, राइट, जो उसको जो है वो हीट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है, दैट रिक्वायर अ टाइम। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 बजे से दिन को सुबह शाम को 4 बजे तक, राइट, 2 से 4 बजे तक। देन जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड किया जाता है विद इन 24 आवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। अगर 12 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है 24 आवर्स में, एक दिन में, राइट, तो दैट इज़ योर मैक्सिमम डेली टेम्परेचर।
अगर -2 डिग्री सबसे कम टेम्परेचर है 24 आवर्स में, दैट इज़ योर मिनिमम डेली टेम्परेचर, राइट? एंड देन वी हैव द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विद इन 24 आवर इज कॉल्ड मीन डेली टेम्परेचर। तो लग गया आपको पता मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है? जो एवरेज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज, दैट इज़ योर मीन डेली टेम्परेचर, राइट? Then we have the distribution of temperature. Now we came to the our main topic. The study of distribution of temperature is attempted in several ways: temporal distribution and spatial distribution. दो तरह से हम देखते हैं टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, या तो टेम्पोरल होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड देन वी हैव द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस के अकॉर्डिंग, राइट? जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन वी स्टडी इन टू वेज, दो वेज में हम इसको स्टडी करते हैं. वन इज़ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन इज़ योर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन. जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, राइट? The spatial distribution of temperature is controlled by a variety of factors such as latitude. अब जो spatial distribution of temperature है वो कौन कौन सी चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं? जैसे आपका latitude है, altitude है, distance from coast, nature of land and water, nature of ground surface, right? Nature of ground slope, prevailing winds, ocean currents. So all these are the factors which determine the distribution of the temperature over the earth surface, right? सो इनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे, क्या किस तरह से जो है ये डिटरमाइन करते हैं आपकी टेम्परेचर को. सो एवरीवन, फर्स्ट वी हैव द लैटिट्यूड्स. So the temperature of atmosphere of a particular place near the ground surface depend on the amount of insolation received in that place. कितना किस जगह पे टेम्परेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना अमाउंट जो है हीट आपकी एनर्जी ले रहा है सन से, राइट? सिंस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय ग्राउंड सरफेस डिक्रीज पोलवर्ड. अब ग्राउंड सरफेस में क्या है? दैट इज़ नियर टू योर, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आ रही हैं, राइट? बट पोल वर्ल्ड क्या होती है, वो सन की जो रेज है वो ऑब्लिक हो जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है, और एयर का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है. तो उस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और आपके इक्वेटर वाली साइड में या कहीं आपके सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल ओवर द इक्वेटर. सन रेज जो है सारा साल वर्टिकल होती है इक्वेटर पे, बट क्या होता है कि थ्रू आउट ईयर वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है. क्यों ऐसा होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? वो आपकी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, राइट? जुलाई में ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे होता है. एंड नाउ अब इक्वेटर पे क्यों नहीं होता मैक्सिमम टेम्परेचर? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो सनरेज आती हैं तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, रेनफॉल होती रहती है, राइट? क्लाउड्स बनते रहते हैं. तो उस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर टेम्परेट जोन. तो इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता. Then we have the altitude, right? The temperature decrease with increasing height from the earth surface at an average rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इसको लैप्स रेट भी कहते हैं, राइट? जो ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है विद हाइट. कितनी दर से? 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज होता है पर किलोमीटर, राइट? 1 किलोमीटर पे इतना जो है वो डिक्रीज होगा. मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट, ग्राउंड सरफेस से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है. हीट इज़ ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेंशन. ये हमने देख लिया किस किस तरह से होता है. जो पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का जो कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में विद आवर सरफेस, गेट्स मोर हीट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ग्राउंड सरफेस के, वहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ हाई, राइट? यानी कि जो लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर होगा उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अपर,
बिकॉज एज वी असेंड, जैसे जैसे हम हायर हाइट पे जाते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट होता है वो भी डिक्रीज होता है, राइट। टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि हीट जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। The layer of air are denser near the ground surface and become lighter with increasing altitude. Lower layer of air contains more water vapor dust particle than the layer above, and hence it absorbs large amount of heat radiated from the surface than the upper layer. अब इसमें क्या होता है, जो लोअर पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का, उन लेयर्स में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है नीचे का वो गर्म रहता है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ को जो है डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर जा ही नहीं पाते, दे आर द थिन लेयर्स। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। देन वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट, राइट। मेराइन एनवायरनमेंट, ये ओशन एनवायरनमेंट की बात हो रही है, राइट, नियर सी। So marine environment moderate weather condition of coastal area because there is a more mixing of temperature of coastal seas and ocean and coastal land due to daily rhythm of land and sea breezes. इसमें क्या होता है एवरीवन, जो आपका कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि सी से जो ठंडी हवाएं हैं वो आती रहती हैं, टेम्परेचर को वहाँ पे बैलेंस करती है, राइट। तो ये है मेन रीज़न। दस डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर नियर द कोस्टल एनवायरनमेंट इज़ मिनिमम। तो जो मिनिमम होता है वहाँ का टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इंक्रीज एज डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट इंक्रीज। इंटरनल अंदर वाले पार्ट में आओगे इंडिया के, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कोस्टल रीजन, राइट। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी हैव नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। सो पानी की अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी प्रॉपर्टीज़ है, लैंड की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना नेचर है, राइट। लैंड बिकम वार्म एंड कोल्ड मोर क्विकली देन वाटर। जो आपकी जो लैंड है, भूमि है, वो जो है वार्म भी जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, एनर्जी भी जल्दी गेन कर लेगी और लूज़ भी जल्दी कर लेगी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज सन रेज penetrate to the land only 3 feet in the length because it is opaque, but they penetrate greater depth of the several meter in water because it is transferring to solar radiation, because it is transparent, right, it is transparent to solar radiation. सो एवरीवन, जो लैंड है दैट इज़ ओपेक एंड एट द वेरी सेम टाइम 3 फीट तक ही जो है एनर्जी जा पाती है आपके लैंड में। एज ऑन द अदर हैंड जो आपके सी हैं वो ट्रांसपेरेंट है और वहाँ पे काफ़ी मीटर तक जो है वो सोलर रेडिएशन जो है वो चली जाती है और एनर्जी को बाकायदा वो स्टोर करती है, और स्पेसिफिक हीट भी जो है वो वाटर की ज़्यादा है, राइट, एज़ कम्पेयर टू लैंड। देन एल्बिडो भी जो है वो अर्थ का ज़्यादा है, राइट, एंड मोर है ओशन का, एंड ओशन कवर्ड विद क्लाउड। ओशन में क्या होता है, इवेपोरेशन होती रहती है, तो ओशन के ऊपर मेनली जो क्लाउड होते हैं, तो उस वजह से भी जो एनर्जी बची रहती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। नाउ नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस में, दिस इज़ योर आई थिंक लास्ट स्लाइड। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस में क्या है कि इन टर्म्स ऑफ वी टॉक्स अबाउट कलर, वेजिटेशन, लैंड यूज़ प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर लैंड है आपकी, या फिर सेटल्ड जो है सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, क्या है, राइट। अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वो चीज़ें भी टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं। Snow covered surface receive very low amount of insolation because it reflect its albedo 70 to 90%. अब जो स्नो है वो ऑब्जर्व नहीं करती है एनर्जी को, बल्कि रिफ्लेक्ट करती है बैक, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे जो डेजर्ट एरिया है, दे रिसीव्ड मोर इंसोलेशन ड्यूरिंग डे टाइम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, राइट। वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, राइट, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, एंड दे रिफ्लेक्ट 20 to 30% ऑफ सोलर रेडिएशन। तो दैट्स हाउ द लैंड एंड ग्राउंड सरफेस ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। देन वी हैव द प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स में हमारे पास है जो विंड्स हैं जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, वो टेम्परेचर को क्या करती हैं, लैंड से सी की तरफ जाने वाले टेम्परेचर को राइज करती हैं, राइट।
जो सी से जो है वो लैंड की तरफ आती है, वो टेम्परेचर को लोअर करती है अपनी, राइट। एंड एट द वेरी सेम टाइम जब जो वार्म ओशनिक करंट है, जो विंड होती है, वार्म ओशनिक करंट के साथ वो टेम्परेचर को रेंज करेगी। जो विंड होएंगी आपके कोल्ड करंट के साथ, वो टेम्परेचर को डाउन करेंगी, राइट। So this is all your factors which determine the distribution of temperature. I hope कि आपको समझ में आया हो. So that's all everyone, and thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all for today. Bye and take care.